शाह महमूद कुरैशी साहब को, मेरे वालिद को, इस बात की सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने इमरान खान के साथ वफ़ा निभाई। दैट कॉल वाज़ वो एक वार्निंग थी। वो चाहते थे कि उस वक़्त हम अपनी मार्च कॉल ऑफ कर दें। ये तो बाजवा साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने कॉल की थी। जी, यही हैं वो राज़ जिनकी उन्होंने बात की थी 27 मार्च के जलसे में, कि जो उन्होंने कहा था मेरे दिल में कुछ राज़ है। जब ये सब एफआईए की सिर्फ कार्रवाई चल रही थी साइफर केस में, कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे या अगर आप खान साहब के साथ यूं ही खड़े रहेंगे तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा, 14 साल जेल में हम आपको बंद कर देंगे, वगैरह वगैरह। खान से पहले साइफर की कॉपी बाजवा साहब के पास पहुंची थी या टेलीग्राम पहुंचा था? आई कैन गारंटी यू खान साहब की कॉपी आज भी पीएम हाउस में पड़ी है। कम अरसे के अंदर इन्होंने बताया है कि एक रेजिलियंट खातून, खासतौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब की एब्सेंस में जिस तरह से जैन कुरैशी साहब के साथ इन्होंने कांधे से कांधा मिला के इस सारी कैंपेन को लीड किया और फिर एनए 151 से कंटेस्ट भी किया। नो मैटर व्हाट रिजल्ट्स आर देयर, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे हम यकीनन इस पे बात करेंगे। आज साइफर केस की समाअत भी हो रही थी और जैसे कल बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा था कि आज वो अपने दलाइल कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हमने देखा आज आमिर फारूक साहब की कोर्ट में अ, मसला वही खड़ा हुआ है। सवाल, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, और सवाल वही है कि साइफर है क्या, कंटेंट्स हैं क्या। और सलमान सफदर साहब ने एट वन पॉइंट इन टाइम तो ये भी कहा कि साइफर जो है वो कुछ सफेद कब्बा है। तो व्हाट इज गोइंग अराउंड? मेहरबानू कुरैशी साहबा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज आप कोर्ट गए या आप तक पहुंची इत्तलात की क्या है, एंड व्हाट इज द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर? अस्सलाम वालेकुम रेहान, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जी, नहीं। एब्सोल्युटली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आई डोंट नो अगर फ्राइडे तक फैसला आएगा या नहीं, मगर यकीनन मंडे तक तो क्योंकि देखिए आज हमने अपनी आर्गुमेंट्स कंक्लूड की हैं। मुझे पूरा यकीन है कि प्रोसिक्यूशन 2 दिन तो लेगी, लेना चाहेगी, क्योंकि उन वो चाहेंगे इसको लटकाना। तो 1 दिन 2 दिन तो मुनासिब बन लगते हैं। तो शायद फिर सैटरडे को अ, हाई कोर्ट डिलिबरेट करे और मंडे को वो वर्डिक्ट सिर्फ अनाउंस करें, या मंडे को फाइनल कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ से हों, फिर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स जिन्हें कहते हैं। तो मेरी मुझे उम्मीद है मगर कि ईद की छुट्टियों से पहले ये केस जो है ये खत्म तय पाएगा और इसमें जो वर्डिक्ट है वो सुना दिया जाएगा और दोनों इमरान खान साहब और शामिल। अच्छा, एक तो है सजा को सस्पेंड करना और एक है केस को खत्म करना। ये दोनों चीजें फर्क है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? सस्पेंड होगी, सस्पेंशन ऑफ आप देख रही हैं कि सजा होगी, पनिशमेंट होगी, या फिर केस ही खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं, मैंने तो आपको यही कहा है, हमारे नज़र में तो अगर मेरिट पे फैसला हुआ तो सज़ा मुअत्तल होगी और वो बाइज़्ज़त बरी दो होंगे दो दोनों। ही सिनेरियोज हैं कोर्ट के सामने, या तो वो सजा को खत्म कर दे और या फिर वो रिमांड बैक कर दे, ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दे। नहीं नहीं, तो जो जज साहब हैं, उन्होंने सलमान सफ्दर साहब ने आई थिंक पिछले से पिछली समात में जज आपका माइंड क्या है बताते हैं, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि नहीं, हम इस केस को मेरिट्स पे सुन रहे हैं और सुनेंगे और हम इसमें फैसला देंगे। तो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि ये रिमांड बैक नहीं किया जाएगा, इसमें एक हतमी फैसला आएगा। और अगर मेरिट्स देखे जाएँ और अब तक ये देखा जाए कि जो गुफ्तगू हुई है कोर्ट में, जो बहस और मुबाहिसा हुआ है, उसके बाद तो यही नतीजे पे आप भी आएँगे कि इसमें दोनों खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की सज़ा मुअत्तल होएगी और वो बाइज़्ज़त बरी किए जाएँगे। रिहाई का मतलब ये है कि अडयाला जेल से बाहर आना। इससे पहले हमने हुँ, देखा हुँ। कुरैशी साहब को ज़मानत मिली भी, लेकिन वो बाहर नहीं आ सके, एक और केस में पकड़ लिया गया। तो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि रिहाई भी हो जाएगी, यानी अडयाला जेल से वापस घर आएँगे, आपके दरमियान होंगे? बिल्कुल भी नहीं कुछ सुना। मैं कह रही हूँ कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को, मेरे वालिद को, इस बात की सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने इमरान खान के साथ वफ़ा निभाई और बड़ी खूब निभाई। लोग शायद तवक्को भी ये करते थे, कुछ लोगों की ख़्वाहिश भी यही थी कि वो मुश्किल वक़्त आने पर छोड़ जाएँगे और जो जमात है वो और कमज़ोर हो जाएगी। आपके सामने है कि किस तरह लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जमात को छोड़ रहे थे। कइयों पे बहुत सारा दबाव था, कइयों की असल में ही मजबूरियाँ थी, उनको जिस तरह ज़द-ओ-कोब किया गया, और कुछ लोगों के लिए इट वाज़ द ईज़ी वे आउट। कुछ लोग डर गए, खुद से खौफ़ज़दा थे और उन्होंने ये ऑप्शन लिया और वो दूसरी जमातों में चले गए या कुछ ने सियासत छोड़ दी। मगर शाह महमूद कुरैशी, जो पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है, वो अपने कप्तान के साथ खड़ा रहा। हालाँकि आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, ही वाज़ ऑफर्ड एवरीथिंग ऑन अ सिल्वर प्लैटर। खान साहब भी जानते हैं इस बात को कि क्या कुछ नहीं ऑफ़र किया।
अगर वो काकड़ साहब को ला सकते हैं निगरां वज़ीर-ए-आज़म और आज मोहसिन नकवी साहब को बना सकते हैं दाखिला, तो आप सोच सकते हैं कि वो मेरे वालिद को क्या कुछ नहीं दे सकते थे और क्या कुछ नहीं उन्होंने ऑफ़र की। और ट्रू। उसके बावजूद मेरे वालिद ने अपने कप्तान के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने लीडर के साथ वफ़ा निभाई और अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे। तो इस बात पे भी शदीद गुस्सा तो होगा, तो उसका रद्द-ए-अमल आपने देखा जिस जिस तरह उनको धक्के दिए गए अच्छा, उस आज दिन। तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी दोबारा एंड आई कैन सर्टेनली रिकॉल वो जब लाइव चल रही थी हुँ, तो उस वक्त भी मैं देख रहा था और उस पे हमने शोज भी किए थे। जैसे हुँ, कुरैशी साहब को एक कॉल आई थी और इमरान खान साहब उनके लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे और हुँ। खान साहब बंद कर दिए और कुरैशी साहब भी उस वक्त जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे वो भी चाहते थे कि बस ही वाज ट्राइंग टू गेट अवे विद दिस। तो कुरैशी साहब को किस तरह की ऑफर्स आ रही थी? क्या ऑफर की गई और किस वक्त की गई? दैट कॉल वाज़न्ट एन ऑफर, दैट कॉल वाज़ वो एक वार्निंग थी वार्निंग तो नहीं वार्निंग थी, नसीहत थी वो चाहते थे कि उस वक़्त हम अपनी मार्च कॉल ऑफ कर दें, राइट? और जो भी उसके बाद क्योंकि अब काफ़ी इंटरव्यूज़ सामने आए ना, बाजवा साहब के अपने इंटरव्यूज़, कुछ उन्होंने जो एक सहाफ़ी से गुफ्तगू की, वो सामने आई है, तो वन हैज़ बीन एबल टू पीस द पीसेस ऑफ द पज़ल टुगेदर कि शायद ये फ़ोन कॉल किस तनाज़ुर में थी। उसपे हामिद मीर साहब ने भी गुफ्तगू की है। बहुत से सहाफ़ी हैं, मायनाज़ सहाफ़ी हैं, जिन्होंने इस बात पर गुफ्तगू की है, तो वी बीन एबल टू पीस द पज़ल टुगेदर। शायद तब वो यही कह रहे थे कि आप कॉल ऑफ कर दें मार्च और इलेक्शंस हो जाएँगे या नहीं होंगे। कॉल थी बट खान किसकी? साहब को आई थिंक ये तो बाजवा साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने कॉल की थी या इतना तो हिंट हमें मिल चुकी है या उनके दफ्तर से या उनकी नहीं, वो तरफ तो से कॉल डायरेक्ट थी। फ़ोन मैं ही पूछ रहा हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट आई बाजवा डोंट साहब। नो। पता है मैं आपको एक चीज़ बताऊँ मेरे वालिद इतना हमें तो हँसी आती है कि उनके ऊपर ऑफ़िशियल सीक्रेट्स एक्ट लगी है, क्योंकि वो ऑफ़िशियल सीक्रेट तो क्या वो नॉन ऑफ़िशियल सीक्रेट्स भी डिस्क्लोज़ नहीं करते। ही कीप्स थिंग्स वेरी क्लोज़ टू हिज़ चेस्ट इस तरह की गुफ्तगू वो हमें नहीं बताया करते क्योंकि ही फील्स कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ज़िम्मेदारी है और वो इस तरह गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू उन्होंने कभी की नहीं। तो मैं आपको दावे से नहीं बता सकती कि किसकी फ़ोन कॉल थी। जिस वक़्त खान साहब के अगेंस्ट एक मूवमेंट बन रही थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला था, तो कुरैशी साहब को पता था कि क्या होने जा रहा है? जी, यही है वो राज़ जिनकी उन्होंने बात की थी 27 मार्च के जलसे में, कि जो उन्होंने कहा था मेरे दिल में कुछ राज़ है चाक कर दूँ तो और उसपे उन्होंने कहा था मगर मैं नहीं बता सकता मैंने अपने खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको सब कुछ बता दिया है, अब उनकी मर्ज़ी है। तो वो तब यही इस बात का हवाला दे रहे थे क्योंकि वो बाकी जो जमातें हैं और उनके जो सरबराह हैं और जो उनके मेंबर्स हैं, उनसे लिएज़ कर रहे थे, जो कमिटी बनी थी मेरे वालिद उसके हेड कर रहे थे और उनको यही पता चल रहा था कि ये लोग मुलाकातें कर रहे हैं, कहाँ जा-जा के, किसके कहने पे, कहाँ मुलाकातें हो रही हैं और वो यही इस राज़ की बात कर रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये हमारे जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने खुल के बताया था कि वो जा रहे हैं, वो नहीं सपोर्ट करेंगे और वो क्यों नहीं करेंगे और वो किसके कहने पे नहीं करेंगे। तो ये थे वो राज़ जिसका मेरे वालिद ने 27 मार्च को जलसे में परेड ग्राउंड में हवाला दिया था। बहुत सारी फिंगर पॉइंटिंग भी हुई शाहमूद कुरैशी साहब पे कि शायद ये इमरान खान साहब की जगह लेना चाहते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हाईजैक करने जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी हुँ। रूमर्स भी, कंट्रोवर्सीज़ भी वर देयर। अ, फिर हुआ क्या? मतलब आई आई स्टिल रिमेंबर कुरैशी साहब एक बार तो आए भी, जब बाहर आए फिर मीडिया से गुफ्तगू भी की। फिर दोबारा उनको धर लिया गया। तो हुँ, इस हुँ। दौरान क्या चल रहा था? क्या वाक़ई वो कंसर्न क्वार्टर्स के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उनके लोग कोई ऑन बोर्ड थे कुरैशी साहब के साथ? नहीं जी, वो खान साहब के लिए उनको पैगाम दिया गया था और आपने देखा कि जैसे ही वो रिलीज़ हुए, वो सबसे पहले बनी-गाला गए। बनी-गाला नहीं, ज़मान पार्क गए और ज़मान पार्क जाके उन्होंने खान साहब को वो पैगाम दिया और उनका हमेशा फ़ैसला यही था कि जी खान साहब जो भी फ़ैसला करेंगे, मैं खान के साथ खड़ा हूँ और मुझे एंड याद है ना आज कि भी खड़े हैं। वो एक जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, कुरैशी साहब उसमें भी थे। उन्होंने बताया जी। मामलात खासी हद तक मैच्योर हो गए थे, लेकिन फिर इमरान खान साहब की कॉल आई और कहा कि नहीं, हमने इसके ऊपर इसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करना है इस प्लान को। नहीं, बात ये नहीं थी, बात थी कि वो एग्री कर गए थे डिलेड इलेक्शंस के लिए और खान साहब का उसूली मौक़िफ़ था कि नहीं, जो आइन में जितनी गुंजाइश है, उसके अंदर रहते हुए ही आपको इलेक्शंस करवाने होंगे।
आई एम नॉट विलिंग टू बज ऑन दैट। क्योंकि जब आप एक दफ़ा, और हमने देख लिया, जब आप एक दफ़ा आइन की किसी शिक से अलग होते हैं या उसको फ़ॉलो नहीं करते, आइन शिकनी करते हैं, तो फिर आइन मायने खो बैठता है। जैसे कि आज पाकिस्तान में आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की अवाम भी ये नहीं समझती या तसव्वुर करती कि आइन की कोई मायने रह गई है इस मुल्क में, जहाँ पर आपने ना सिर्फ इलेक्शंस डिले करवाए, बट जहाँ आपकी मर्जी है आपने इनकम्प्लीट हाउसेस से इलेक्शंस करवाए, सीएम के, डेप्यूटी स्पीकर के, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। अब आपने जब सेनेट के करवाने थे तो आपको एक हाउस इनकम्प्लीट लगा तो आपने वहाँ पे मुलतवी करा दिए। आइन में ये नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती थी, मगर नहीं दी गई। ठीक है, आइन में ये नहीं लिखा था कि दी जा सकती हैं, नहीं लिखा था कि नहीं भी दी जा सकती। उसमें एक आई वुडन्ट से लकूना, बट एक ग्रे एरिया था जहाँ पर ये तसव्वुर नहीं किया गया था कि अगर एक जमात पार्लियामान में आके एक वजूद में आ जाए तो और वोट लेकर आए तो उसके वोटों का क्या होगा, उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा। उस आइन ग्रे में एरिया ये भी कर लिया गया आपके ओपोनेंट्स की तरफ से, उन्होंने अच्छा कैपिटलाइज किया नहीं, एंड नॉट दे एट ऑल। दे हैव गॉन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ। देखिए, उस अब अगर ये नहीं लिखा कि हमें वो सीटें मिल सकती हैं, तो ये भी नहीं लिखा कि आप किसी और जमात का जो प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स है उसको आप बढ़ा दें। आपने नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, इन सबको जो वोट हमें मिले हैं, हमारे वोटर का मैंडेट आपने इनके दरमियान तकसीम कैसे कर दिया? ये तो ना सिर्फ कि आइन नहीं कहता, ये तो अगर आप जमहूरियत की जो एक स्पिरिट है, ये उसकी कंप्लीटली खिलाफ वर्जी है। तो आपने किस तरह कर दी? मगर जिस मुल्क में आप अवाम के मैंडेट पे डाका डाल सकते हैं, जिस मुल्क में 17 सीटों पे फॉर्म 47 की एक हुकूमत बन सकती है, तो उस मुल्क में आइन का क्या वजूद, आइन की क्या अहमियत? जिस मुल्क में 6 हाई कोर्ट के मोतबर जजेस आपको आके ये कहें कि हम तक पर दबाव डाला गया है, हमें धमकियां दी गई हैं, हमारे रिश्तेदारों को उठाया गया है, हमारे घरों में से, हमारे बेडरूम्स में से कैमरे निकले हैं, और ये सिर्फ हम तक नहीं महदूद, ये हमारे नीचे जो जूनियर जो सिविल कोर्ट और सेशंस कोर्ट के जजेस हैं, वो भी ये दबाव महसूस कर रहे हैं और दबाव के जरिए फैसले लिए जा रहे हैं। तो उस मुल्क में आइन, कानून, इस सब की कोई अहमियत ही नहीं रहती। तो हम ना तब हमने कॉम्प्रोमाइज किया था इन असूलों पे, और ना आज हम करने को तैयार हैं। हम लड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान की साख इसी में है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो और आइन की बालादस्ती हो। उसी और अदालतें आपकी आज़ाद हों। उससे आप, मैं, हर सियासी जमात का वर्कर महफूज रहेगा। सिस्टम से लड़ना इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टास्क। ये कोई आसान नहीं होता, उसके लिए हुँ, आपको हुँ। करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। एज यू जस्ट मेंशन्ड कि जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, देखिए अब तो लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी वही खत पहुंच गया है और ये खबर रिवील हो गई है। मेरा आपसे सवाल है, आपने पॉलिटिकली एक्टिव होने का फैसला किया, मैदान अमल में आई, आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। हमने कुरैशी साहब को आने वाले प्रेशर पे तो बात कर ली और आपने कहा कि वो शायद बहुत सारी चीजें आपसे फैमिली से डिस्कस नहीं करते थे। जो आपको प्रेशर आया, जो आपको दबाव आया, और आया होगा, सर्टेनली आया होगा, एक ऐसे मौके के ऊपर जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के लिए लोग जाते हैं, उनके प्रपोजल्स को उठा लिया जाता है, हाँ, तो उठाए डायरेक्ट गए। आपको क्या प्रेशर आया? आपको भी फोन कॉल्स आई, धमकी आमेज कॉल्स आई, खतूत आए, क्या हुआ? नहीं, मुझे डायरेक्टली आज तक किसी ने नहीं कॉन्टैक्ट किया, मुझे किसी ने धमकाया भी नहीं है। हाँ, मेरे प्रपोज़र और सेकंडर्स जो हैं, उनको अगवा किया गया। हमारे सेक्रेटरी जब बिल्कुल हमारे कागज़ात लेने गए थे इलेक्शंस के लिए, तो तब उन्हें अगवा किया गया, हमारे सारे कागज़ात छीने गए। मेरे भाई पे लातादाद पर्चे हैं और वो हर हफ़्ते या हर महीने उस तादाद में माशाअल्लाह से इज़ाफ़ा होता जाता है। अभी 13 नए पर्चे हुए रावलपिंडी में। उसके बाद मेरे ख़्याल में पिछले हफ़्ते फैसलाबाद पुलिस मुल्तान में हमारे घर आ पहुँची 4 अरेस्ट वारंट्स लेकर ज़ैन के लिए। तो ज़ैन के ऊपर तो शदीद प्रेशर और दबाव है और उसको डराया भी जा रहा है और इसी तरह उसके पीछे पड़े हुए हैं, और इलेक्शंस के अंदर तो जिस दिन स्क्रूटनी थी इलेक्शन से पहले, बल्कि सिर्फ़ क्योंकि ज़ैन रूपोश था, बाबा जेल में थे, सिर्फ़ मैं जा सकती थी, मैं मुल्तान में थी। मुझे फ़ोन कॉल भी आई आरओ के दफ़्तर से कि जी आप आई नहीं हैं अभी तक। हम दूसरे दफ़्तर से, मैंने कहा जी मैं पहुँच रही हूँ। दे वर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि
मैं नहीं गई, मुझे कॉल आ गई कि आप मत जाएँ, आप वापस घर जाएँ क्योंकि उनका इरादा है आपको गिरफ्तार करने का। और यही हुआ अगले 15 मिनट के अंदर हमारे प्रपोज़र्स ताइब कुनंदा तजवीज़ कुनंदा उन दोनों को गिरफ्तार किया गया, हमारे बाकी लोगों को उठाया गया और उनका पूरा इरादा था मुझे भी गिरफ्तार करने का। उसके बाद घर पे छापा पड़ा, मैं घर से जा चुकी थी। मैं जहाँ दूसरी जगह गई वहाँ पर भी हमें बताया गया कि यहाँ पर भी छापा पड़ेगा। मैं मुल्तान शहर छोड़ के बाहर एक और शहर चली गई, लाहौर की तरफ आ गई। वहाँ पर कुछ दिन छुपी रही। फिर हमने जब कैंपेन का आगाज़ किया तो बिल्कुल मेरे घर पे छापे पड़े। मैं अकेली थी, मेरा भाई नहीं था वहाँ, मेरे वालिद नहीं थे वहाँ। मेरे शौहर जो है वो कराची में थे, मेरे बच्चों के पास थे, तो कोई भी नहीं था। मेरी वालदा, मेरी बहन इस्लामाबाद में थे, अडयाला में पेशियाँ भुगता रहे थे। आई वाज़ ऑल अलोन एंड उसके बावजूद मेरे घर पे छापा पड़ा। शायद वो सोचते थे कि डर जाएगी, चुप करके बैठ जाएगी, मगर जितना जितना वो करते गए, जितना वो दबाव बढ़ाते गए, उतना हम ढीठ होते गए। और आपने यही देखा है पूरे पाकिस्तान की ये कहानी है। जितना दबाव आपने लोगों पर डाला, आपने लोगों को उठाया, हमारे लोग अगवा किए गए, हमारे लोग उठाए गए, हमारे लोगों को हवालात में बंद किया गया, उन्हें धमकियाँ दी गईं, कुछ लोगों पर तशद्दुद किया गया इलेक्शंस के दौरान, कुछ लोगों को और धमकियाँ दी गईं, हमारे पोस्टर्स उतारे गए, हमारी कन्वेंशंस, हमारी कॉर्नर मीटिंग्स रोकी गईं, डिस्टर्ब की गईं, हर जगह पुलिस आ जाती थी। ये सब हुआ मगर उसके बावजूद हम सब खड़े रहे क्योंकि आपने इतना कुछ कर दिया कि हम अब ढीठ हो गए। क्योंकि आपने हमें जब आप दीवार से लगा देते हैं ना किसी को, तो फिर देयर इज़ नोवेयर एल्स टू गो, फिर बंदा लड़ता है। और जैसे खान साहब वो कॉर्नर टाइगर्स की बात करते हैं, हम कॉर्नर टाइगर्स हैं और आपने हमें इतनी बुरी तरह एक एक कोने में डाला है कि ये जो असल शेर है ना, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, अब हम सारे शेर हैं। एक-एक बंदा इस जमात का शेर है। आपने इन शेरों के मुँह को खून लगा दिया है। आपकी मदर ने यानी कुरैशी साहब की अहलिया ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया, रिवील किया कि कुरैशी साहब के एक सो कॉल्ड दोस्त आए और उन्होंने उनसे कहा कि अगर बीवी और बच्चे कह दें तो तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे। अब हुँ। ये बात दुरुस्त है? यस। उन्होंने ऐसे ऐसे नहीं थी बात, उन्होंने आई एम श्योर वो उनका बेहतर चाहते थे। वो उनके लिए फ़िक्रमंद थे और उन्होंने बिल्कुल आकर यही कहा, हमें पैगाम दिया कि क्यों कर रहे हो ये सब अपने, अगर आप लोग पीछे हट जाओगे और आप लोग अपने वालिद को समझाओगे तो वो ये नहीं करेंगे, ही विल आल्सो क्विट। तो उसपे हमने कहा कि मगर हम क्यों समझाएँगे? हम जो चीज़ समझते नहीं हैं, हम वो कैसे समझा सकते हैं? वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ एंड सिंपली दैट्स बिकॉज़ जब ये सब एफआईए की सिर्फ़ कार्रवाई चल रही थी साइफ़र केस में और ऑब्वियसली मेरे वालिद को एक धमकी दी गई थी कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे या अगर आप खान साहब के साथ यूँ ही खड़े रहेंगे तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है, आप 14 साल जेल में हम आपको बंद कर देंगे वग़ैरह-वग़ैरह। तो तब मेरे वालिद ने जब साइफ़र की कोई एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई थी, सिर्फ़ इन्वेस्टिगेशन थी। उन्होंने आके हम सबसे गुफ्तगू की, एक-एक बच्चे से अपने, मेरी वालदा से और हमसे पूछा कि हमारा क्या फ़ैसला है? कि अगर ऐसा हो, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि उनको मालूम था कि आगे जो होना है वो तो होगा, मगर वो ये जानना चाहते थे क्या हम सब वो बर्दाश्त कर लेंगे? क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम सह लेंगे? तो बिकॉज़ ही सेड कि सिर्फ़ तुम लोग अफ़ेक्ट होगे, तो आई नीड टू नो ताकि मैं फ़ैसला कर लूँ कि अगर मेरा ख़ानदान मज़बूत है, तो मैं मज़बूत हूँ। एंड उन्होंने हम पे कोई दबाव नहीं डाला, उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि उस वक़्त उनका क्या इरादा था। मगर हम सब ने और अलहदगी में हम सबसे बात की और हम सब ने एक ही मौक़िफ़ अपनाया कि टेल द ट्रूथ, आप सच्चाई बताइए। जो भी सच है, आप सच्चाई से पीछे मत हटें एंड फिर अल्लाह मालिक है, जो होगा, होगा और आप हमारी फ़िक्र नहीं करें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे नो मैटर व्हाट। एंड आज 10 महीने गुज़र गए और मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी वालदा पे, अपने भाई पे, अपनी बहन पे, मेरी भाभी, मेरे भाई के बच्चे, मेरे अपने शौहर, हम सब इतने मुश्किलात का सामना करते हुए भी हम खड़े रहे। हम ना घबराए हैं, ना आँख झपकी है, ना कभी सोचा है और हम खड़े रहेंगे। वो जिन दोस्त का हवाला दे रही हैं वो सियासी दोस्त थे या कोई नहीं, फैमिली? नॉट एट ऑल। बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, बचपन के। ज़ाहिर है वो भला चाहते होंगे, वो कहते होंगे कि जो इस वक़्त परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, ज़रा वो ईज़ ऑफ हो जाएँ। आई एम अ, श्योर। वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है ये इश्यू तो। अच्छा मुझे ये बताइएगा मेहरबानो साहिबा कि शाहबूद कुरैशी साहब की जनरल बाजवा साहब के साथ जो ताल्लुक है वो कैसा था? क्योंकि
ये जो साइफर वाला मामला है, एज़ फार एज़ आई नो, एक तकरीब थी पाक फ़िज़ाइया की और उस तकरीब की साइड लाइन्स पे जल बाजवा क्योंकि वहाँ मौजूद थे। Mhm. आप हँस रही हैं, आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट। You वहाँ know the पर story, yeah. फवाद चौधरी साहब को बाहर निकाल दिया गया था। बाजवा साहब वाज़ देयर, इमरान खान साहब वाज़ देयर एंड कुरैशी साहब वाज़ देयर। ये डिस्कशन हुई थी। इवन परवेज़ खटक साहब क्योंकि उस वक़्त डिफेंस मिनिस्टर थे, आई डोंट नो वो उस वक़्त तकरीब में तो थे लेकिन उनको निकाला गया या वो मौजूद थे या नहीं थे। नहीं, वो मीटिंग में नहीं थे। हाँ, ये क्या हुआ था ज़रा इस बारे में बताइएगा? आई डोंट नो द डिटेल्स, आई डू नो कि ये मीटिंग हुई थी। जहाँ तक बाजवा साहब के साथ जी बहुत अच्छी बहुत एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था, खान साहब का भी था, मेरे वालिद का भी था। इट वाज़ दोनों एक-दूसरे की इज़्ज़त करते थे और एक दूसरे की कदर करते थे। यू नो एंड थिंग्स वेंट सावर आई थिंक जब इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने आप को असर्ट किया। हम चाहते थे कि पाकिस्तान की एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी हो और हम उसे परस्यू कर रहे थे। और आई थिंक पहली बार क्योंकि मेरे वालिद पहले भी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, मगर पहली बार उन्होंने अपने आप को इतना एक बाइख्तियार वज़ीर ख़ारजा पाया बिकॉज़ ही हैड द बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ हिज़ प्राइम मिनिस्टर। वो जो भी फ़ैसला करना चाहते थे, खान साहब ने उनको कंप्लीट कार्ट ब्लांच दिया कि बिल्कुल आप करेंगे, बिल्कुल ठीक है, आई विल सपोर्ट यू। और उन्होंने हमेशा बैक किया और इसलिए आपने देखा कि उस दौर में हमने बहुत ही अहम फैसले किए और हम बहुत मजबूती से अपनी खारजा पॉलिसी चलाई। जिसका शायद हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई शायद आज़ाद ना देखना चाहता है, ना बर्दाश्त कर सकता है। अंग्रेज़ों से तो हमने आज़ादी ले ली मगर आज भी ज़हनी तौर पे तो हम अभी भी गुलाम हैं। इमरान खान से पहले साइफर की कॉपी बाजवा साहब के पास पहुँची थी या टेलीग्राम पहुँचा था उन तक? जी, दैट्स द प्रोटोकॉल। बाजवा साहब के पास थी। सबके पास जाती है, इमरान प्रोटोकॉल खान में डीजीआई के पास जाती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाती है, फॉरेन सेक्रेटरी के पास, फॉरेन मिनिस्टर के पास और प्राइम दैट्स ट्रू। मिनिस्टर के पास। मैं ये दैट्स पूछ रहा हूँ स्टैंडर्ड कि प्रोटोकॉल। ये इमरान खान साहब से पहले जल बाजवा के पास ये साइफर की कॉपी मौजूद थी? आई डोंट नो इकट्ठे ही गई होंगी कॉपीज़ मगर जो मीटिंग हुई थी वाशिंगटन में, उसके अंदर आप जानते हैं कि एम्बेसडर के साथ-साथ एक मिलिट्री अटैचे भी होते हैं। तो वो अपनी सेपरेटली रिपोर्ट देते हैं, तो नॉट मेबी नॉट दिस साइफर मगर उन्होंने अपनी तरफ से तो इन्फॉर्मेशन भेजी होगी बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज़ अ फंक्शन एंड इट्स पार्ट ऑफ हिज फंक्शन टू रिपोर्ट बैक। तो मुझे यकीन है कि जीएचक्यू को रिपोर्ट तो गई होगी, जानी Why चाहिए थी। do this even before Shahmud Qureshi and the then कुड Prime हैव Minister बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। और बाजवा साहब वाली कॉपी वापस आ गई? जी, बिल्कुल। आई थिंक अब आपने देखा है वो इंटरेस्टिंग आपने देखा है, ये पहले इंटरसेप्ट में कहानी आई थी, फिर डॉन ने रिसेंटली इस पे कहानी की कि साल तक किसी की कॉपीज़ वापस नहीं आई थी। एफआईआर लॉन्च करने से पहले उन्होंने एक खत भेजा कि जी सब अपनी कॉपीज़ वापस भेजो और फिर उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर चुके थे और उसके बाद कॉपीज़ वापस मँगवाई। तो एफआईआर सिर्फ़ 2 बंदों के खिलाफ लॉन्च हुई, इमरान अहमद खान नियाज़ी और शाह महमूद हुसैन कुरैशी। बाकी अब आई थिंक 8 कॉपीज़ हैं, उसके अंदर जो लिस्ट है ना उसमें 8 कॉपीज़ हैं जो सर्कुलेट हुई हैं और उनमें से मेरे ख़्याल में अब तक सिर्फ़ वो कहते हैं खान साहब की नहीं आई, बट हो भी सकता है कि वो अब देखिए ना जितनी बदनीयती पे मबनी चीज़ें हुई हैं, हम तो शायद ये भी कह सकें आई कैन गारंटी यू खान साहब की कॉपी आज भी पीएम हाउस में पड़ी है और उन्हें खुद से कह दिया गायब हो गई और बस केस बना दिया। हमें क्या पता किसने गायब की? आई एम श्योर जब खान साहब दफ्तर छोड़ के गए उनको मिल गई होगी कॉपी और इन ये मुकर गए उस बात से क्योंकि इन्होंने मगर तो खान केस बनाना था। ने तो खुद इस बात का एतराफ़ किया कि कॉपी गुम गई है नहीं, ही और सेड कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मिल नहीं रही है। यू नो ही सेड मारिया मेमन का ही शो था मेरे ख़्याल में 1 अगस्त 1 इसी तरह कोई तारीख़ थी उस शो की, उसपे उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं मालूम वो किधर है, वी कांट फाइंड इट। तो उसपे भी अब अदालत में भी इस पे बहुत गुफ्तगू हुई है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अब वो वज़ीर-ए-आज़म है, वो एक मुंशी तो नहीं है कि वो अपने कागज़ खुद सँभालेगा। कोई भी आई थिंक बड़े दफ्तर में इन दफ्तरों में कोई अपने कागज़ खुद नहीं सँभालता और प्रोटोकॉल भी नहीं होता। प्रोटोकॉल तो यही था कि उनके सेक्रेटरी जो हैं आज़म खान साहब वो सँभालें वो कागज़ात। तो क्या पता आज़म खान साहब पर तब भी ये दबाव डाला गया हो कि आपके पास बेशक होगी, अब आप कहें नहीं मिल रही है। हमें क्या पता?
सच्चाई तो इस मुल्क में बहुत कम सुनने को मिलती है। व्हाट डू वी नो व्हाट हैपेंड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स? इन्होंने तो मेहरबान केस बनाना था, बना लिया। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े कलीदी रुकन भी रहे और फॉरेन मिनिस्टर वहां से भी रहे। हुँ, पिछले हुँ। दिनों ट्वीट की एंड इट वाज आसिफा भुट्टो। और आसिफा भुट्टो जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुई हैं एज मेंबर नेशनल असेंबली, वो ट्वीट पसंद नहीं आई बख्तावर को। हाँ, आई और नो और उन्होंने जो कुछ कहा, आई एम श्योर आपने देखा और फिर उस पे नहीं, नहीं, ना सिर्फ़ उन्होंने इट्स ओवर अ 24 आवर साइकिल उनकी पूरी जमात बिखर गई और उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और इससे सिर्फ़ ये एक चीज़ साबित हुई कि जमहूरी सोच नहीं रखते। बख्तावर बीबी अगर जमहूरी सोच रखतीं तो वो इसे एज़ एक्सप्रेशन तस्लीम करती हूँ, मेरा एक ओपिनियन है। मैंने एंड मुझे समझ नहीं इनको गुस्सा किस बात का चढ़ा कि मैंने कहा मैंने इनको कॉल आउट किया कि ये खामोश हैं आइन पर या मैंने इनको कॉल आउट किया कि ये ज़दोकोप करते हैं अपने अपोज़िंग कैंडिडेट्स को, इन सब बातों में सच्चाई है। हाँ, मैंने आसिफ़ा भुट्टो साहिबा को मुबारकबाद दी। देखिए, ये बात तो हम नहीं कह रहे कि वो जीतती ही ना, ठीक है? वो ज़रदारी साहब की घर की सीट है, ज़रदारी साहब जीते। अब आशा बीबी उस पे लड़ रही हैं, तो आई एम सर्टेन कि वो इलेक्शन जीतती भी। मगर आपने एक जमहूरी सोच का मुज़ाहिरा भी करना होता है। आप अपने जो अपोज़िंग कैंडिडेट है, उसको यूँ ज़दो-कोब नहीं कर सकते। पहले आपने उसके कोई कागज़ रिजेक्ट करवाए, कोई कोई बिल निकाल लिया, फिर आपने उसको अगवा कर दिया। आपने व्हाई? व्हाई द नीड फॉर दैट? हमने ये एक और हलके में देखा था जनरल इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब का हलका था, जहाँ पे 3 मर्तबा 3 मुख्तलिफ कैंडिडेट्स अगवा हुए और उन्होंने विथड्रॉ किया। तो ये तो एक वतीरा ही बन गया एंड इट्स अनडेमोक्रेटिक। इनकी वालदा जो है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है, कुर्बान की है। शहादत नोश पाई इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की जमहूरियत की खातिर वो लड़ी। एक बहुत ही कम उम्र से उन्होंने उनकी बड़ी ही जद्दोजहद रही है और मुझे तो इस बात का दुःख होता है कि उनके बच्चे आज उनकी जो लेगेसी है ना, उसको कैरी नहीं कर पा रहे। शायद उसका बोझ, उसका भार बहुत ज़्यादा है और इनके कंधे इतने मज़बूत नहीं हैं कि ये वो उस उस माँ की लेगेसी और उस नाने की लेगेसी को कैरी करें कि जिन्होंने मैं कह मेरी नज़र में तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की लेगेसी अपने वालिद से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। क्योंकि भुट्टो साहब तो एक मार्शल लॉ डिक्टेटर के नीचे उन्होंने काम किया, वो उसी की पैदावार थे। और मगर फिर बेनज़ीर भुट्टो जो है जी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक्चुअली स्ट्रगल्ड वो एक बहुत कम उम्र में उन्होंने बड़ी मुश्किलात का सामना किया एंड दैट इज़ व्हाट मेड हर द लीडर दैट शी बिकेम इन द एंड एंड शायद इसीलिए उनको रास्ते से भी हटाया गया। मुझे तो दुःख होता है कि उनके बच्चे उनकी सियासत से, उनकी सोच से, उनकी स्ट्रगल से कितना दूर हैं। मैं तो शायद इसलिए उनको शायद जगाना चाह रही थी मगर वो जागना नहीं चाहते और आपको उनकी नहीं जमात भी लगता नहीं चाहती कि वो जागे। आपको नहीं लगता कि जो एलिगेशन आपने लगाया वो भी विदाउट एनी एविडेंस था कि ये लोगों को व्हाट उठा एलिगेशन? या उनके अपोनेंट्स जिनको उठाया गया, हो सकता है ऐसा ना हो? नहीं जी, इस बात का तो सबने एतराफ़ किया है। आपके सामने है पूरी सिंध की सियासत। अब देखिए अभी खबरों अखबारों में भी आया था और मैं तो जानती हूँ जो जतोई फैमिली है सिंध से क्योंकि उन्होंने हमेशा अपोज़ किया है। वो दे आर वन ऑफ द फ्यू बिग फैमिलीज़ लेफ्ट सिंध में जो अभी भी ज़रदारी साहब की फ़ोल्ड में मुकम्मल तौर पे नहीं आए और उनके घरों पे पुलिस आ गई, छापे पड़ते हैं। हमें मालूम है ना, हमारे तो सिंध में भी लोग रहते हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाएँ या खड़े रहें तो आपको धमकाया जाता है, ज़मीनों पे आपका पानी बंद किया जाता है, आपके पे पर्चे काटे जाते हैं, आपको धमकियाँ दी जाती हैं, आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल की जाती है, ये पीपल्स पार्टी का वतीरा है। इस्लामाबाद में बैठ के ये जितना आइन, कानून प कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म, जमहूरियत और अ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस तरह की अच्छी-अच्छी बातें करें, मगर असल में इनका सिंध में यही तर्ज़ अमल है। व्हाई डू यू थिंक कि सिंध में एक बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन तो होता है क्योंकि दूसरी तरफ नोबडी हैज़ अ चांस टू स्टैंड उनको खड़ा होने ही नहीं देते। पूरा जो सिस्टम है ना, यहाँ पे एक बादशाहत है, यहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत नहीं है, यहाँ पर एक मोनार्की है और वो बादशाहत की तरह ये प्रोविंस चलता है, सब जानते हैं। आप किसी से सिंध में जाके पूछे तो सही। आपने इन हालात को देखते हुए एज़्यूम किया कि आसिफ़ा बीबी के अपोनेंट्स के साथ भी यही किया होगा, ये आपकी एक असम्पशन थी? नहीं जी, रिंद साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके साथ क्या हुआ, उनके ख़ानदान वाले कह चुके हैं, हमारी जमात का ये मौक़िफ़ है। वहाँ के हमारे वर्कर्स ने यही बात की है।
अच्छा, अब क्योंकि आप डेमोक्रेट हैं और डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं, तो इफ यू अलाउ मी टू आस्क, क्योंकि लोग हम्म। जानना चाहते हैं, इस श्योर। पे आपको आ जाएगा कि कुरैशी साहब नहीं है तो मैं मानो कुरैशी साहिबा हैं, नहीं तो ज़ैन कुरैशी लास्ट टाइम भी, तो ये नेपोटिज्म नहीं है? नॉट एट ऑल। मुझे खान साहब ने मेरी स्ट्रगल और मेरे मेरिट्स पे टिकट दी। और आप देख सकते हैं कि आई प्रूव्ड माय मेरिट एज़ वेल, आई हैव अर्न्ड माय स्ट्राइप्स। देखिए, अगर किसी का बाप या वालिद या वालदा सियासत में हो या किसी भी शोबे में हो, डॉक्टर हो, वकील हो, तो क्या उसका ये मतलब है कि उनका बच्चा अगर उसी शोबे में आएगा वो नेपोटिज्म है? नहीं। नेपोटिज्म ये है कि जब उनका मेरिट ही ना बने, when they're not good enough for the job and they get given the job. I think not only am I good enough for the job, I'm damn good for the job, and I proved it. एंड मेरी जमात में लोग आज तस्लीम करते हैं। जिन लोगों ने पहले मेरे पे उँगली उठाई या वो मेरे इंतखाब से नाखुश थे कि मुझे टिकट दी गई बाय इलेक्शन में, आज वही लोग कहते हैं, क्योंकि जिस तरह इस मुश्किल वक़्त में जब पूरी हमारी क़यादत बंद थी, तो एक मेरी आवाज़ थी, एक मेरा चेहरा था जो टीवी पे आया, साइफ़र केस के हवाले से गुफ्तगू मैं करती थी, इलेक्शंस में भी बहुत कम चेहरे थे और मैं पीछे नहीं हटी, मैं उसको सामने लेके गई, क्योंकि मैं जो पहले दिन से कहती थी, मैं एक आइडियोलॉजिकल वर्कर हूँ इस जमात की। आई एम एन आइडियोलॉग। मैं एक नजरियाती मेंबर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं यहाँ ओहदों के लिए, सीटों के लिए, वजारतों के लिए नहीं आई। और आज भी एंड बाय द वे, मैं ये यहाँ पर ये जरूर कहूंगी, मैंने 2 इलेक्शंस लड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे और मैं दोनों इलेक्शंस जीती हूँ, मगर दोनों बार मेरी जीत चोरी की गई है मेरे से। और मैं ये यहाँ पे आपको एक और चीज कह दूं, आई मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे से हर इलेक्शन चोरी कर लें। आई डोंट केयर अगर मैं पार्लियामान में कभी हल्फ ना उठा पाऊं, मगर मैं अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। और मुझे मौका मिला था इस इलेक्शन में भी कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं या कोई बातचीत करूं, मगर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ हल्फ उठाने इक्तदार का के हसूल के लिए नहीं आई। मैं मिनिस्टर बनने नहीं आई, मैं किसी जमात में ओहदे के लिए नहीं आई। मैं एक असूल की खातिर आई हूँ और उस असूल के लिए मैं लड़ रही हूँ और मैं लड़ती रहूंगी। अच्छा, ये क्या था? ये थोड़ा-सा बताइएगा कि आपने कहा कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका मिला था। नहीं, आपको पता है, आपको लोग मैसेजेस भेजते हैं या लोग कुछ मिलने आते हैं, आपको कहते हैं आप ज़रा बात कर लें, गुफ्तगू कर लें, फलाँ से क्यों नहीं मिल लेते? आपको दाना तो डालते हैं लोग, आप तब आप पे होता है कि आप दाना लें या ना लें। मैंने फैसला किया कि मैंने वो दाने वाली सियासत ही नहीं करनी। आपको किसने दाना डाला? अब उसको यू वोंट नो, इट वोंट मेक अ डिफरेंस, इट्स रैंडम लोग होते हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी से थे? नहीं, पार्टी से नहीं होता जी, पार्टी के अलावा भी ये पार्टीज़ होती हैं। एजेंसीज़ की बात करें। I don't know, it was just a random person in civilian clothes, it could be anybody. लेट्स स्पीक ओपनली। I think I've been quite open and I think we should just leave it at this. There's nothing more to say. ऑलराइट, अच्छा चलिए, एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आपका, एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो कुछ हो रहा है और उसमें कुछ लीगल फ्रेटर्निटी से 9th ऑफ मई के बाद बहुत सारे लोग आगे आ गए और फिर कुछ ऐसे डिसीजंस हुए जो शायद ना होते तो बहुत अच्छा होता। Like? हाउ यू सी दिस? क्या अब रेक्टिफिकेशन हो रही है उसकी, या खान साहब पॉलिटिकल लोगों को फ्रंट फुट पे ला रहे हैं और जो लीगल फ्रेटर्निटी से लोग आए हुए थे अब वो पीछे जाना शुरू हो गए हैं, या स्ट्रेटेजिकली उनको पीछे धकेला जा रहा है? नहीं जी, देखिए, उस वक़्त तो हमारे पास, खान साहब के पास ऑप्शंस क्या थे? आपकी इन पूरी जो लीडरशिप है, या वो जेल में थी या वो रूपोश थी, कोई सामने आ नहीं सकता था। अब क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो दोबारा इलेक्ट हुए हैं, हल्फ उठा के अब वो पार्लियामान में आए हैं, तो वो एक ज़्यादा एक्टिव रोल ले सकते हैं और उनको वापस उस रोल में लाया जा रहा है जो वो पहले से अदा कर रहे थे। और जो हमारे वुकला हैं, उनके बगैर तो हम यहाँ तक पहुँचते ही ना, तो उनको हम पीछे नहीं धकेल रहे, वो बिल्कुल हम उनको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अभी भी हमारी एक कानूनी जंग बाकी है। जहाँ तक जो हमारे मैंडेट की चोरी है, वो एक कानूनी जंग है जो हम लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वुकला, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, पाकिस्तान के वुकला अपनी सियासी वाबस्तगियों से अलग होके बहुत एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस वक़्त इस मुल्क में आज़ादी अदलिया के लिए, और उनका किरदार कभी कम नहीं होगा। गुज़श्ता उसकी रात अहम इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो फोकल पर्सन्स की टीम बनाई हुई थी, उसमें से शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी को निकाला गया और उसमें शिबली नहीं फराज जी, और वो रयूफ। नहीं, उनकी एडिशन की गई है। आई डोंट थिंक किसी को रिमूव किया गया है। उसमें 3 और लोग ऐड किए गए हैं। आई थिंक वो शुरू में एक गलत खबर थी।
जहाँ तक मेरी मालूमात है उसमें सिर्फ़ 3 और नाम ऐड किए गए हैं और ये सब मशावरत से लोगों को लिस्ट बनाएँगे कि खान साहब से कौन मिलेगा। यानी शेर अफजल मरवत इज स्टिल देयर इन द टीम। आई डू बिलीव सो। तो रात जो कंट्रोवर्सी बनी है, व्हाट इज योर कमेंट ऑन इट, खासतौर पे एक पैरेलल जो एक सोशल मीडिया टीम बन रही है, क्योंकि एज फार एज आई नो कोर कमेटी ये में कहीं भी है कि इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये जो पैरेलल सोशल मीडिया टीम्स बना रहे हैं इसको बंद करें, अदरवाइज हम बिल्कुल। आपको दिखा देंगे। हाँ, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, पैरेलल सोशल मीडिया टीम्स की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम सब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं और मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी सोशल मीडिया टीम है, वो एक-एक नुमाइंदे नुमाइंदे को सपोर्ट देती है और हेल्प करती है और जो हमारी बात है, उसको अयाँ करने में हमारी मदद करती है एंड इट्स अ सुपर्ब टीम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम से बेहतर और कोई टीम नहीं है। जितने वो डेडिकेटेड हैं खान साहब के साथ, अपने काम के साथ और दे ऑल डू इट एज़ वॉलंटियर वर्क। वॉलंटरी है ये सब, नोबडी गेट्स पेड। जितना भी इन्होंने बयानिया बनाया हो कि पता नहीं बेचारे काश कि इनको इतने करोड़ रुपए मिले होते कि जितना क्लेम किया जाता है कि हमने केपी के बजट से और पता नहीं कहाँ-कहाँ से उठा के इनको दिए। हम आपस में मज़ाक भी करते हैं कि चलो भई कोई पैसे तो निकालो जो तुम लोगों को इतने मिले हैं। मेरी तो दोस्ती भी है इन सबके साथ बिकॉज़ मैं इन सबके साथ काम भी कर चुकी हूँ। तो मेरे तो दिल के बड़ी करीब है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम। उम्दा लोग हैं, they're young, they're energetic, they're wonderful, they're brave, they're very dynamic, they're super smart and they are आपने देखा इलेक्शंस में ultimate innovators. ये कभी हार नहीं मानते and they keep reinventing and they नहीं, keep creating magic basically. देयर इज नो तो डाउट अब जब आपके अबाउट। पास ऐसी टीम है, तो आपको एक पैरेलल में टीम की ज़रूरत ही क्या है? ट्रू, ट्रू। लास्ट टू क्वेश्चंस मैं बानो साहिबा, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनने जा रहा है, रात में एक बैठक हुई है इस मुतालिक पाकिस्तान हुँ, तहरीक हुँ। इंसाफ है, और वो फेसेस हैं जो पहले पीडीएम में हुआ करते थे। महमूद खान अचकजई इज देयर, मौलाना फजल रहमान इज लाइकली टू बी देयर, फिर वो जमात-ए-इस्लामी है, एमडब्ल्यूएम है, हाँ, बीएनपी है, जमात अख्तर मेंगल साहब हैं। नहीं जी। लिया है कि वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अख्तर जान मेंगल साहब इज देयर। और फिर जो बातें हो रही हैं उसमें कि फौज का किरदार कम से कम किया जाएगा, फौज को निकाल, यही बातें तो पीडीएम करती थी। आई स्टिल रिमेंबर 26 नुकाती चार्टर के अंदर ये सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ने की तो बात कर रहे थे, और अल्टीमेटली वो जो जहाज है वो जब लैंड किया तो जाके सीधा बूटों के अंदर लैंड कर गया। नहीं, नहीं तो लैंड करने से पहले बहुत बूट पॉलिश हुए। अब भी हो रहा है, और वो तो जारी रहेगा ना वो जब जारी है। तक यस। देखिए और देखिए, मरियम बीबी ने खुद अपने अपने एक इंटरव्यू में नहीं तस्लीम किया था कि वो एक और रास्ता है, वो बड़ा आसान है, मुझे बड़ी अच्छी तरह मैं जानती हूँ। तो उन्होंने फिर सोचा कि चलें यही रास्ता अपना लेते हैं। देखिए इट वाज़ लिप सर्विस, इन्होंने बिल्कुल एक बयानिया बनाया सिविलियन सुप्रीमेसी का, वोट को इज़्ज़त दो का और ये 6 महीने के अंदर ही उससे पीछे हट गए थे, जब लेकिन इन्होंने गुफ्तगू करनी शुरू कर दी थी। मेरा सवाल ये है कि हुँ। पीएनए हो, एमआरडी हो, इवन रीसेंट टाइम्स में पीडीएम हो, और अब ये कोई ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हो, इस तरह के बेशुमार अलायंसेस बनते रहे हैं। यही फेसेस मोर और लेस होते हैं जो बात सिविल सुप्रीमेसी की करते हैं और फिर एस्टैब्लिशमेंट से साजबाज कर लेते हैं, उनके हाथ में बैत कर लेते हैं। तो इसका क्या फ्यूचर है, ये जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल जो पीडीएम को कभी लीड कर रहे थे, अब वही लोग आपके ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को लीड कर रहे होंगे, तो क्या ये नॉट कोई एट ऑल ये कंक्लूसिव? इस ग्रैंड अलायंस को लीड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है। बाकी सिर्फ़ इसका हिस्सा बन रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो जमात है जिसने 2 सालों में कोई डील नहीं की। हमने सज़ाए मौत के केसेस बर्दाश्त किए। हमारे लोग आज तक जेलों में हैं। उनके ऊपर अभी भी एक खौफ़नाक तलवार लटक रही है। उसके बावजूद हम कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। हमारे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी भी दी है। बहुत से चिराग हैं, बहुत से घरों के जो बुझे हैं। बहुत से हमारे लोग हैं जो 9 मई के बाद और 9 मई के ऊपर जिन्हें शहीद किया गया, जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, जिनकी कोई बात नहीं करता। हम सीमेंट और ईंट की बात करते हैं कि उसको क्या नुकसान हुआ। मगर हम जो जानें ज़ाया हुई हैं, उसकी बात नहीं करते, उनको इंसाफ देने की बात नहीं करते। तो हमने तो बहुत बर्दाश्त किया है और जो सब हम जिस सब से गुज़र चुके हैं ना, जिस कर्ब से गुज़र चुके हैं, जो कुर्बानियाँ दे चुके हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ये नौजवान पाकिस्तान है, इसकी सोच मुख्तलिफ है और हम उस सोच को लेकर आए हैं और हम उस सोच को लेकर ही आगे चलेंगे क्योंकि अगर हमने इस पे समझौता किया, तो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी और ट्रू। ये हमें गवारा नहीं।
मेहरबान साहब लास्टली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पार्लियामान में है लेकिन आप लोग इंडिपेंडेंट्स हैं तो व्हाट आर यू हुँ। लुकिंग एट के ये जो 2/3 मेजॉरिटी क्लेम कर रही है इस वक्त की हुकूमत आने वाले दिनों में फ्लोर क्रॉसिंग होगी या और लोग भी ट्रेडी बेंचेस को ज्वाइन कर लेंगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? नहीं जी, आई थिंक वी आर गोइंग टू फाइट दिस आउट एज़ वेल। हम बिल्कुल अपने पार्लिमानी वजूद के लिए एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट हम उसके लिए लड़ेंगे और मेरी नज़र में तो हमें बिल्कुल वो वजूद मिलना चाहिए है। इस वक़्त ये बदनीयती पे मबनी है इनका जो हिकमत अमली रही है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इन्होंने तस्लीम नहीं किया। उमर अयूब साहब ऑपोज़िशन लीडर बने हैं ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बिल्कुल गलत इनका इक़दाम है और इनको इस पे नज़रसानी करनी होगी एंड वी विल गो फॉर इसकी तशरीह के लिए हम अदालत जाएँगे ताकि इस पे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सबकी। मेहरबान साहिबा इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द थैंक शो यू। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम द बिजी स्केड्यूल बहुत शुक्रिया हमने आपको बहुत तंग किया है एंड आई एम नहीं, नहीं, श्योर नॉट कि एट ऑल। ऑडियंसेस है उन तक बात पहुंची होगी और जहां तक पहुंचाने की कोशिश की है जहां से पहुंचाने की कोशिश की वहीं पहुंची होगी आई थैंक यू वेरी दिल मच से वंस दिल से बात की है, उम्मीद है कि किसी के दिल तक ही पहुँचेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुंचेगी बहुत थैंक यू, शुक्रिया थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।